तो आज हम बात करने वाले हैं अरुंधति रॉय के नॉवल द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के बारे में। हमारे पास इसकी कहानी की एक बहुत अच्छी समरी है और आज हम इसी के जरिए कहानी की जो उलझी हुई परतें हैं उन्हें एक-एक करके खोलेंगे। बिल्कुल। और ये नॉवेल एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि जब दुनिया टूट रही हो, जब सियासत और नफरत मतलब सब कुछ बिखेर रही हो, तो ऐसे में लोग उम्मीद की, अपनेपन की छोटी छोटी दुनियाएं कैसे बनाते हैं। सही कहा। और कहानी हमें जवाब देने के लिए दो बहुत ही अलग जिंदगियों में ले जाती है। एक तरफ एक ऐसी इंसान है जिसे समाज ने हाशिए पर धकेल दिया है और दूसरी तरफ एक ऐसी औरत जो दिल्ली के पावर सेंटर्स के बीच फंसी हुई है। और ये दोनों दुनियाएं अप्रत्याशित तरीकों से टकराती हैं। तो चलिए इसे खोलना शुरू करते हैं। और कहानी की शुरुआत ही बहुत अजीब है। दिल्ली के कब्रिस्तान से, जहां अंजुम नाम की एक औरत ने अपना घर बना लिया है। हाँ, और ये कोई आम घर नहीं है। उसने अपनी फैमिली की कब्रों के बीच एक छोटा सा कमरा बना लिया है। शुरू में वो बिल्कुल अकेली है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ एक पूरा समुदाय बस जाता है। लेकिन ये समझने के लिए कि वो यहाँ तक पहुंची कैसे, हमें उसकी कहानी की शुरुआत में जाना होगा। बिल्कुल। तो ये अंजुम है कौन? समरी हमें बताती है कि वो एक हिजड़ा है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि हिजड़ा सिर्फ एक ट्रांस वुमन का अंग्रेजी अनुवाद नहीं है। बिल्कुल सही। ये दक्षिण एशिया में एक सदियों पुरानी अपनी एक अलग सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान रखने वाला एक तीसरा जेंडर समुदाय है। हाँ, तो अंजुम की कहानी जन्म से ही शुरू होती है। वो इंटरसेक्स पैदा हुई थी और उसका नाम आफताब रखा गया था। और उसके माँ बाप जहां आरा और मुलाकात अली उसे एक लड़के की तरह पालने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। उसके पिता उसे अपने बहादुर पुरखों की कहानियां सुनाते हैं ताकि उसमें कुछ क्या कहते हैं मर्दानगी आए। लेकिन ये सब कोशिशें बेकार जाती हैं। आफताब को लगता है कि वो एक औरत की रूह है जो गलती से मर्द के जिस्म में कैद हो गई है। और फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक हिजड़ा से होती है और वो उसके पीछे पीछे ख्वाबगाह पहुंच जाता है, जो दिल्ली के हिजड़ा समुदाय का घर है। हाँ। और वो जगह उसे अपनी असली दुनिया लगती है। 15 साल की उम्र में वो अपना घर छोड़कर वहीं बस जाता है और आफताब से अंजुम बन जाता है। और समरी में एक बहुत दमदार लाइन है कि अपनी जेंडर ट्रांजिशन सर्जरी के बाद अंजुम को लगता है कि वो खुद का पूरा संस्करण बन गई है। उसे अपनी असली पहचान मिल गई है। सही। और वो एक कामयाब हिजड़ा बनती है। उसकी आक्रामक स्त्रीत्व का जिक्र है जिसकी वजह से पत्रकार और एनजीओ वाले उसके इंटरव्यू लेने आते हैं। वो एक तरह से अपने समुदाय की आवाज बन जाती है। और वो एक बच्ची जैनब को गोद भी लेती है, मतलब वो अपनी एक दुनिया बना लेती है। हाँ, वो अपनी एक दुनिया बना लेती है और फिर देश की जो बड़ी राजनीति है वो उस दुनिया को तोड़ देती है। कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जब वो गुजरात जाती है। ये उसके लिए एक तरह की आध्यात्मिक यात्रा होनी थी, पर ये एक बुरे सपने में बदल जाती है। आप उस नरसंहार की बात कर रही हैं? हाँ, और ये कोई आम घटना नहीं है। सारांश इशारा करता है कि वो 2002 के गुजरात दंगों में फंस जाती है, जो भारत के इतिहास का एक बहुत ही हिंसक और पॉलिटिकली चार्ज्ड दौर था। उसका साथी जाकिर मियां मार दिया जाता है। हाँ, और अंजुम को इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये अंधविश्वास है कि हिजड़ों को मारना अपशकुन होता है। मतलब जिस पहचान ने उसे एक समुदाय और हिम्मत दी थी, वही पहचान उसे लगभग मरवा देती है और फिर किसी अंधविश्वास की वजह से बचा भी लेती है। ये तो बहुत ही दर्दनाक आयरनी है। बिल्कुल। और ये अनुभव उसे अंदर से तोड़ देता है। वो सिर्फ डरती नहीं, बल्कि उसकी पहचान जो उसने बड़ी मुश्किल से बनाई थी वो बिखर जाती है। वो वापस आकर अपनी बेटी जैनब को लड़कों के कपड़ों में रखने लगती है, उसे दुनिया की हिंसा से बचाने के लिए। उनसे उसकी लड़ाई हो जाती है। अच्छा। कुलसुम बी को लगता है कि अंजुम डर की वजह से अपनी पहचान से समझौता कर रही है। सही बात है। और इसी टकराव के बाद अंजुम उस समुदाय को छोड़ देती है जिससे उसने अपना घर बनाया था। वो ख्वाबगाह छोड़कर उसी कब्रिस्तान में चली जाती है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। ये एक तरह से उसका दुनिया से संन्यास लेना था। पर कहानी खत्म नहीं होती। नहीं, यहीं पर उसकी मुलाकात सद्दाम हुसैन नाम के एक दलित लड़के से होती है। अच्छा। जो खुद भी अपने अतीत से भाग रहा है। और सद्दाम यहाँ एक बहुत दिलचस्प काम करता है। वो अंजुम के दर्द को एक मकसद में बदल देता है। हाँ, वो कहता है कि इस जगह को, इस कब्रिस्तान को एक पनाहगाह बना दो, मेहमानों के लिए और उन लोगों के लिए जिनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है। और यहीं से जन्नत गेस्ट हाउस एंड फ्यूनरल सर्विसेज का आइडिया आता है, जो अपने आप में एक कटाक्ष है, मौत की जगह पर जन्नत बनाना। तो एक तरफ अंजुम है जो समाज के फेंके हुए टुकड़ों से कब्रिस्तान में एक नई दुनिया बना रही है, और ठीक इसी वक्त रॉय हमें दूसरी दुनिया में ले जाती हैं। दिल्ली की सत्ता के गलियारों में। हाँ, जहाँ एक और किरदार तिलो
बनी बनाई दुनिया से भागने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। यहाँ कहानी का दूसरा हिस्सा बिप्लब दास गुप्ता नाम के एक सरकारी अफसर से शुरू होता है। वो अपनी किराएदार तिलोत्तमा यानी तिलो के गायब हो जाने से परेशान है। इन दोनों का रिश्ता यूनिवर्सिटी के जमाने का है। और ये रिश्ता भी बड़ा उलझावा है। बिप्लब हमेशा से तिलो से प्यार करता था, लेकिन कह नहीं पाया। यूनिवर्सिटी में तिलो मूसा नाम के कश्मीरी लड़के से प्यार करती थी और उनका एक और दोस्त था नागा, जो भी तिलो को पसंद करता था। और आज ये तीनों किरदार 3 अलग-अलग जगहों पर खड़े हैं। बिप्लब इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक बड़ा अफसर है जिसका काम कश्मीर में हो रहे मानवाधिकारों पर पर्दा डालना है। वो सिस्टम का एक वफादार पुर्जा है। और नागा एक मशहूर पत्रकार बन गया है, लेकिन बिप्लब की नजर में वो सरकार का पालतू है। हाँ, मतलब वो सिर्फ उतना ही सच लिखता है जितनी इजाजत होती है। और मूसा कश्मीर वापस जाकर मिलिटेंट बन चुका है क्योंकि सिस्टम ने उसके परिवार के साथ बहुत नाइंसाफी की है। और इन तीनों के बीच फंसी है तिलो, एक आर्किटेक्ट जो किसी भी सिस्टम में फिट नहीं होती। कहानी में पता चलता है कि तिलो कश्मीर में मूसा से मिलने जाती है और आर्मी उसे पकड़ लेती है। और बिप्लब को एक कोडेड मैसेज मिलता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके नागा को भेजकर तिलो को छुड़वाता है। जिसके बाद एक अजीब मोड़ आता है जब तिलो और नागा शादी कर लेते हैं। ये शादी ज्यादा दिन नहीं चलती। नहीं, और तिलो दिल्ली आकर बिप्लब के दिए एक फ्लैट में रहने लगती है और वहीं से वो गायब हुई है। यहाँ कश्मीर का संघर्ष सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, वो किरदारों की जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल, हमें पता चलता है कि मेजर अमरीक सिंह नाम के एक आर्मी अफसर ने मूसा की पत्नी और छोटी बेटी को मार डाला था और तिलो उस मेजर से बदला लेना चाहती है। तो तिलो की दुनिया भी टूटी हुई है, लेकिन उसकी लड़ाई अंजुम से अलग है। वो सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम से लड़ रही है, जबकि अंजुम ने सिस्टम के बाहर अपनी एक दुनिया बना ली है। बहुत सही कहा। और फिर कहानी इन दोनों टूटी हुई दुनियाओं को एक जगह पर ले आती है, दिल्ली का जंतर मंतर। हाँ, जंतर मंतर, जहां एक बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा है। लेकिन जल्दी वहां देश के हर कोने से लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच जाते हैं। वो जगह एक क्या कहते हैं, नेशनल थिएटर ऑफ प्रोटेस्ट बन जाती है। अंजुम और सद्दाम भी उस भीड़ को देखने जाते हैं और वहीं एक दिन फुटपाथ पर एक लावारिस बच्ची मिलती है। बच्ची को लापता लोगों की माओं का एक ग्रुप ढूंढता है। और अंजुम को देखते ही लगता है कि ये बच्ची उसी के लिए आई है। ज़ैनब के बाद उसे मां बनने का एक और मौका मिला है। वो उसे गोद लेना चाहती है। लेकिन एक सरकारी अफसर मिस्टर अग्रवाल बीच में आ जाते हैं। वो कानून की बात करते हैं, कहते हैं कि बच्ची को पुलिस को सौंपना होगा। यहाँ पर 2 दुनियाओं का टकराव साफ दिखता है। हाँ, एक तरफ कानून और नियम है और दूसरी तरफ इंसानियत और ममता। उनके बीच तीखी बहस होती है और जब ये सब ड्रामा चल रहा होता है, बच्ची गायब हो जाती है और उसे ले जाने वाली कोई और नहीं बल्कि तिल्लो होती है। अच्छा। वो भीड़ का फायदा उठाकर बच्ची को वहां से निकाल लेती है। ये उसका सिस्टम के खिलाफ एक और विद्रोह का तरीका है। पर वो ऐसा करती क्यों है? वो बच्चे को मूसा के लिए ले जाती है। वो उसका नाम रखती है मिस जबीन द सेकंड, मूसा की उस बेटी के नाम पर जिसे मार दिया गया था। ओह। उसे लगता है कि ये बच्ची मूसा के जख्मों पर मरहम का काम करेगी। ये भी एक तरह की उम्मीद ही है, भले उसका तरीका गलत हो। तो अब तिलो पुलिस से भाग रही है एक बच्ची के साथ। उसे एक ऐसी जगह चाहिए जहां कोई कानून, कोई पुलिस उस तक ना पहुंच सके। और यहीं पर कहानी के दोनों सिरे एक धागे में बन जाते हैं। बिल्कुल। उसका एक दोस्त उसे सद्दाम हुसैन का कार्ड देता है और सद्दाम उसे और बच्ची को लेके सीधा अंजुम के कब्रिस्तान, जन्नत गेस्ट हाउस, हाँ, वहीं पहुंच जाता है। और यहीं पर मौत और दुख की उस जगह पर एक नई अनोखी जिंदगी शुरू होती है। ये नॉवल का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। सही बात है। 2 औरतें जो बिल्कुल अलग दुनियाओं से आई हैं, एक बच्ची की वजह से एक साथ आ जाती हैं। और उनके साथ साथ और भी कई लोग आकर जुड़ जाते हैं। शहर के वो सारे लोग जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है, जिन्हें कहीं और पनाह नहीं मिलती, वो सब उस कब्रिस्तान में अपना घर बना लेते हैं। तिलो वहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। और अंजुम की पहली बेटी ज़ैनब और सद्दाम में प्यार हो जाता है और उनकी शादी होती है। मतलब उस कब्रिस्तान में प्यार भी है, शादी भी है, पढ़ाई भी है, एक पूरा जीवन बस रहा है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ मिस जबीन द सेकंड पल रही है, पहली मिस जबीन, जिसकी जिंदगी नफरत और हिंसा ने छीन ली थी। उसके उलट दूसरी मिस जबीन को एक ऐसे समुदाय में पाला जा रहा है जो प्यार और अपनेपन से बना है। यहाँ हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता है। हाँ, जन्नत गेस्ट हाउस सच में एक जन्नत बन जाता है। तो ये सब क्या मतलब रखता है? ये नॉवल सिर्फ कुछ किरदारों की कहानी नहीं है।
ये अंजुम की पहचान की लड़ाई और तिल्लो की प्यार और सियासत की लड़ाई को भारत की बड़ी मुश्किल सच्चाइयों से जोड़ता है। चाहे वो गुजरात के दंगे हों या कश्मीर का कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष। बिल्कुल। आकर्षक बात यह है कि रॉय कोई आसान जवाब नहीं देती। वो ये नहीं कहती कि दुनिया बदल जाएगी, बल्कि वो दिखाती हैं कि टूटी हुई दुनिया में भी लोग कैसे उम्मीद और प्यार के छोटे छोटे द्वीप बना सकते हैं। एक कब्रिस्तान में जन्नत बनाने का आइडिया ही अपने आप में एक बहुत ताकतवर प्रतीक है। हाँ, ये मौत के बीच जिंदगी का और नफरत के बीच प्यार का जश्न है। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर गौर किया जा सकता है। कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि एक टूटी हुई दुनिया में असली मंत्रालय या पनागा क्या है? क्या वो सरकार की बड़ी बड़ी इमारतें हैं, या वो छोटी छोटी जगह हैं जिन्हें हम खुद बनाते हैं, उन लोगों के साथ जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है? शायद असली सुरक्षा और खुशी उन्हीं जगहों पर मिलती है जिन्हें हम नियमों और सरहदों के बाहर प्यार और स्वीकृति से बनाते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस कोई सरकारी दफ्तर नहीं, बल्कि अंजुम का कब्रिस्तानी है।